लोग, स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो यार ये हमारी मिरेकल सीरीज का सेकंड वीडियो है। अब आप पूछोगे सर मिरेकल सीरीज क्या है, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो के थ्रू जान रहे हैं इसको। तो हम मिरेकल सीरीज के अंदर क्लास 12 की जो फिजिक्स है, ठीक है, क्लास 12 जो फिजिक्स है उसको 60 दिनों के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और भगाने नहीं वाला, मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 की फिजिक्स जो है वो केवल और केवल 60 दिन ही डिमांड करती है। विद इन 60 डेज आप सिलेबस को इतना अच्छे से कवर कर सकते हो कि आप किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हो। तो स्टार्ट हो चुकी है ये सेकंड वीडियो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। और हमारा टारगेट है फिजिक्स के फियर को रिमूव करना। और एक बार आपका फिजिक्स का डर खत्म हो गया तो आप बोर्ड्स को भी फोड़ दोगे, नीट को भी फोड़ दोगे, या फिर जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो उसको भी फोड़ दोगे। तो मेरा हमला जो है वो आपके डर के ऊपर है। और एक बार डर खत्म हो गया तो आप किस तरीके से यूज करना चाहते हो मिरेकल सीरीज को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है, ये फियर स्पेसिफिक है, ठीक है ना। तो कल हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्शन के हथियारों को इकट्ठा करेंगे ताकि उनको अप्लाई किया जा सके प्रॉब्लम्स के अंदर। और आज आपको पता चलेगा मेरी रियल स्टाइल ऑफ टीचिंग के बारे में, ठीक है ना, कि मैं किस तरीके से फिजिक्स को पढ़ाता हूँ। तो काफ़ी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी, मैं ब्रीफ में बताता हूँ क्या क्या हमने डिस्कस किया था। तो हमारा जो सबसे पहला हथियार है, ठीक है, वो था हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी लाइट किसी मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है, जब भी लाइट किसी मिरर के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है तो कम से कम दो चीज़ें वो हमेशा करेगी। सबसे पहली तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन के अंदर होंगे। जैसे ये हमारा मिरर है और इस मिरर के ऊपर ये इंसिडेंट रे आ रही है इस तरीके से, ठीक है ना, और ये इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल आई बना रही है। नॉर्मल का मतलब होता है मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर खींची गई लाइन, है ना। तो जितना एंगल ये यहाँ पर बना रही है उतना का उतना एंगल बनाते हुए ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और तीनों की तीनों जो लाइन्स है वो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करी है। आपकी स्क्रीन एक प्लेन सरफेस है, यानी कि हमारी तीनों की तीनों जो लाइन्स हैं वो एक प्लेन के अंदर होगी। तो ये हमने कल सीखा था। और मैंने कल जितनी भी चीज़ें करवाई थी वो दिखने में भले ही एडवांस लगती हो, लेकिन वो सारी की सारी इसी के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है ना। ये पहला हथियार हो गया हमारा, इनको हमेशा ध्यान रखना है। बात करते हैं हमारे सेकंड वेपन की, लेकिन उससे पहले करते हैं एक सवाल, ठीक है। तो हमें दे रखा है अ प्लेन मिरर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अब ध्यान दो, इसमें हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही अप्लाई करना है, बट थोड़ा सा हमें क्वेश्चन के अंदर घुमाया जा रहा है तो हम भी घूम लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सो इफ अ वर्टिकल रे स्ट्राइक्स द मिरर फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, जैसे ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है ना, और इसके साथ हमारा जो मिरर है, तो जैसे वाइट लाइन से मैं मेरा मिरर शो कर देता हूँ। तो ये जो मिरर है वो हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब जो हमारी रे है वो इसके ऊपर किस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो रे इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है वर्टिकल। तो रे इसके ऊपर इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मल हमें ड्रॉ करना होता है सबसे पहले। तो हम इस पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो नॉर्मल होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब देखो, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए, 60 डिग्री हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और अगर ये ओवरऑल एंगल 90 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाना चाहिए। वैसे ये ओवरऑल एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए, आपका 30 डिग्री हो जाना चाहिए। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाना चाहिए। यानी कि हमारी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका मतलब हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए लौट जाएगी। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा,
30 डिग्री होगा। अब आंसर लगाने की जल्दीबाजी मत करना, हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो मिरर के बीच में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल पूछा गया है। तो ये हमारा मिरर रहा, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे रही, तो हमें ये वाला एंगल पूछा गया है। अब ये पूरा का पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए कि ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब हम हमारा आंसर लगा सकते हैं, हमारा आंसर थर्ड होगा, 60 डिग्री इज राइट आंसर। तो पहला हथियार है, बड़ा आसान सा हथियार है, बड़े आसान से क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाएंगे। तैयार रहना है, कंसेप्ट से कभी भी समझौता नहीं करना। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जुगाड़ लगाने के चक्करों में कंसेप्ट से हमको समझौता नहीं करना कभी भी। अगर हम कंसेप्ट से समझौता करेंगे तो फिर हमारी फिजिक्स जो है वो गड़बड़ होती चली जाएगी। क्वेश्चन चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, जो आसान चीज़ें आपने हथियारों के तौर पर इकट्ठी करी है, आपको हमेशा क्वेश्चन को उन हथियारों की टर्म्स में ब्रेक करना है, और फिर देखोगे आप मिरेकल। इसीलिए इस सीरीज़ का नाम मिरेकल सीरीज रखा गया है, ठीक है ना। चलो सेकंड हथियार के बारे में बात करते हैं। सो नाउ दिस इज आवर वेपन नंबर 2। तो इट इज़ अबाउट एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। तो जब भी कोई रे रिफ्लेक्ट होती है, जैसे ये रे यहाँ से आ रही है और इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो इस मिरर की वजह से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कल मैंने बताया था कि ये सीधी चले जाने वाली थी, बट मिरर की वजह से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जो एंगल है ये कहलाता है आपका एंगल ऑफ डिविएशन। और हमें ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ डिविएशन हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एल्फा। एल्फा यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये हमारा सेकंड वेपन है कि जब भी कोई रे किसी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो कितने एंगल से डिविएट हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एल्फा, इतने एंगल से डिविएट हो जाएगी, ठीक है ना। हथियार नंबर 3, ये 2 मिरर्स के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें भी हम एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में बात कर रहे हैं, बट अब की बार हमारे 2 मिरर्स हैं। तो ये पहला मिरर हो गया, ये दूसरा मिरर हो गया, और दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे हुए हैं। तो कोई रे अगर इसके ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है एल्फा एंगल पर, तो एल्फा एंगल बनाते हुए ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ये वाला जो एंगल होगा वो 90 माइनस एल्फा हो जाएगा। फिर जब ये रे यहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल के साथ बीटा एंगल बना रही है, तो बीटा एंगल बनाते हुए ही ये वापस से रिफ्लेक्ट होती चली जानी चाहिए। अब ये वाला टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल बीटा है, तो जो बच गया वो वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा हो जाएगा। अब इन तीनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। तो हमें यहाँ से एक रिलेशन पता चला था कि थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन होगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एल्फा, और यहाँ पर होगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एल्फा प्लस बीटा। और एल्फा प्लस बीटा अभी अभी हमने ये ट्राइंगल वाले से प्रूव करा था कि एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल होता है। तो हमारा नेट एंगल ऑफ डिविएशन हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा। तो हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था, एक बार वापस से मैंने आपको बता दिया। खास बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमारा जो ये रिजल्ट है वो डिपेंड नहीं करता कि हमारी रे किस एंगल पर इंसिडेंट है, मतलब एल्फा के ऊपर या बीटा के ऊपर हमारा रिजल्ट डिपेंड नहीं करता, हमारा रिजल्ट मिरर्स के बीच में बनने वाले एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और इसका एक स्पेशल केस हमने देखा था कि हमारी अगर रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे के, तो ये केवल और केवल तब पॉसिबल है जब दोनों मिरर्स के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। यानी कि अगर 2 परपेंडिकुलर रखे हुए मिरर्स आप लेते हो तो किसी भी एंगल के ऊपर आप रे इंसिडेंट करवाओ एक मिरर के ऊपर, वो पक्का दूसरे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी इंसिडेंट रे के। तो ये जो केस है, ये जो स्पेशल केस है, ये एग्जाम के अंदर आसानी से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं छुपे हुए तरीके से पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ हथियार नंबर 4, इट वॉज अबाउट रोटेशन ऑफ मिरर। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब आप मिरर को रोटेट करते हो बाय एंगल थीटा,
तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी रोटेट हो जाती है बाय एंगल ट्वाइस ऑफ थीटा। तो कल हमने पूरा देखा था कि ये जो मिरर था वर्टिकल है, उसको आपने रोटेट कर दिया, कितने एंगल से रोटेट कर दिया, थीटा एंगल से। तो आपका जो नॉर्मल है वो भी कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा, थीटा एंगल से। तो पहले आपकी इंसिडेंट रे अल्फा एंगल बना रही थी, अब थीटा नॉर्मल रोटेट हो गया तो आप कितने एंगल बनाएगी, अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, और अगर आपकी इंसिडेंट रे अल्फा माइनस थीटा बनाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे भी अल्फा माइनस थीटा बनाएगी। तो पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे और अभी वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ थीटा होगा। यानी कि हम इसको आसान शब्दों में कहें तो अगर मिरर को थीटा रोटेट किया जाएगा तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे भी कितनी रोटेट हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ थीटा रोटेट हो जाएगी। ठीक है ना। इसको आप एंगल ऑफ डेविएशन से भी कर सकते हो। अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा। और अगर हमारा इंसिडेंट एंगल अल्फा माइनस थीटा है तो डेविएशन कितना होगा, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। तो आपका जो रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पक्का कितना होगा, डेल्टा डैश माइनस डेल्टा, और जब निकालोगी तो माइनस ऑफ 2 थीटा आएगा। नेगेटिव साइन का मतलब है हमारी रे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, और 2 थीटा का मतलब है कितने एंगल से रोटेट कर रही हो, ट्वाइस ऑफ थीटा से रोटेट कर रही है। तो मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम पिछले क्लास के अंदर इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ना। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम मिरेकल सीरीज से जुड़ रहे हैं उनको पिछला वीडियो देखना है, अगर उनको लग रहा है कि यार सर तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मैं भी जस्ट केवल जल्दी जल्दी हथियार इकट्ठे करवा रहा हूँ क्योंकि हमने इन सब का एक्सप्लेनेशन हमारी पिछली क्लास के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है, अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स एल is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source। ठीक है, तो मैं एक बार डायग्राम भी बना देता हूँ। जैसे ये हमारी लाइट का सोर्स है, ठीक है, ऐसी टॉर्च ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये हमारा लाइट का सोर्स हो गया जिसका नाम रखा गया है L। इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक प्लेन मिरर क्या करा गया है, फिक्स किया गया है। तो ये हमारा प्लेन मिरर हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये हमें कितनी दे रखी है, x दे रखी है। सो बीम ऑफ लाइट यहाँ से निकलती है नॉर्मली, तो यहाँ से लाइट निकल रही है इस तरीके से, नॉर्मली इसके ऊपर टकरा रही है और वापस से, मैंने अभी अभी बताया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर कि जो रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी वो नॉर्मली ही वापस से लौट जाएगी। तो इसके पीछे एक ऐसी स्क्रीन रखी हुई है, इसके पीछे एक ऐसी स्क्रीन रखी हुई है, तो आपका जो स्पॉट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, फिर आपसे बोला जाता है द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज ए स्पॉट ऑन ए स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स आई। ठीक है ना, तो सोर्स के पीछे रखे हुए उस पर आपका एक स्पॉट बन जाता है। ठीक है ना। When the mirror is rotated through a small angle theta, अब मिरर को क्या किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है। तो मिरर को इस तरीके से रोटेट कर दिया गया है। कितने एंगल से रोटेट किया गया है, स्मॉल एंगल थीटा के द्वारा रोटेट किया गया। तो अब हमारा जो मिरर है वो इस तरीके से हो चुका है। अब देखना हम क्या फंडा लगाएंगे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है द स्पॉट ऑफ द लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू डिस्टेंस y ऑन द स्केल, द एंगल थीटा इज गिवन बाय। तो हमने अभी अभी एक हथियार पढ़ा था कि अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करवाया जाता है तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ट्वाइस ऑफ थीटा एंगल से क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है। तो पहले हमारी रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जा रही थी, अब मिरर को हमने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। कितना रोटेट हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ थीटा, इतना रोटेट हो जाएगी। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो हमारी अब की बार जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होगी और वो कितना रोटेट हो चुकी होगी, वो रोटेट हो चुकी होगी ट्वाइस ऑफ थीटा। तो हमने हमारा हथियार यहाँ पर अप्लाई कर दिया। हमें क्वेश्चन में ये वाली जो हाइट है ये दे रखी है y। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि tan ऑफ 2 थीटा जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, y अपॉन x के इक्वल होना चाहिए। ये आपका जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, तो यहाँ पर tan ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा, तो परपेंडिकुलर y है, बेस आपका x है, तो इसके इक्वल हो जाना चाहिए। अब बहुत ही छोटा एंगल है
तो मैं tan ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा को अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ थीटा लिख सकता हूँ, बिकॉज 2 थीटा इज वेरी स्मॉल, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटा सा एंगल है उसी से रोटेट किया जा रहा है। तो ट्वाइस ऑफ थीटा हो जाएगा आपका y अपॉन एक्स, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी y अपॉन 2x आ जाएगी। यही हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो हमारा कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, y अपॉन 2x, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर लेंगे अपन आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। तो छोटे छोटे हथियार हैं, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, हथियार आपको चलाने आने चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। नाउ वेपन नंबर 5, पांचवा हथियार, तो इट इज डेफिनेशन ऑफ फोकस। बेसिकली हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानते हैं, 2 तरीके के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। मैंने कल वाले वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे मिरर को काट कर अगर आप अंदर वाली सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रखते हो तो कॉनकेव मिरर बनता है, बाहर वाली सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रखते हो तो कॉन्वेक्स मिरर बनता है। दोनों ही मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज थी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हमने एक बहुत खास पॉइंट के बारे में पढ़ा था, एंड ये हमारा जो पांचवा हथियार है वो उसी पॉइंट के बारे में। ऑल पैरेलल एंड पैरेक्शियल रेज, पैरेलल एंड पैरेक्शियल, पैरेक्शियल का मतलब है जो प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास हो, ठीक है, और पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर, कौन सा भी हो सकता है। तो या तो वो कन्वर्ज हो जाती है एट अ पॉइंट, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो असल में कन्वर्ज हो जाती है, और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट। दोनों डायग्राम देखो, कॉनकेव मिरर के केस में असली में कन्वर्ज हो रही है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में वैसे तो डाइवर्ज हो गई बट हमें इस पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए नजर आ रही है। तो ये जो पॉइंट है यही क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और पोल से फोकस की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाती है। हमने कल वाले वीडियो के अंदर एक छोटी सी डेरिवेशन करी थी जिसमें हमने ये वाला रिलेशन प्रूव किया था कि हमारी जो फोकल लेंथ है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ की इक्वल होती है। तो जैसे मान लो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हमारा वेपन नंबर 5 है। नाउ 6th वेपन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इस चैप्टर के बारे में बात करते हो तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर ये गलत हो गई तो आपका कोई सा भी न्यूमेरिकल सही नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो हम क्या करते हैं, जो मिरर फॉर्मूला या अदर फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं आगे, उनके अंदर जो वैल्यूज़ रखेंगे वो कुछ कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। और ये कन्वेंशंस हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम सेम फॉर्मूला को हर केस के लिए अप्लाई कर सकें, है ना। तो वो साइन कन्वेंशन जो है वो हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो हम सबसे पहले उसमें जो पोल है उसको मान लेते हैं हमारा ओरिजिन। तो ये हमारा पोल है, इसको हमने सबसे पहले क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। अब ये ओरिजिन हो गया तो हम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर देंगे और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस तो बन जाएगा एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बन जाएगी वाई एक्सिस, ठीक है ना। नाउ अगर हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाते हैं पोल से, तो यहाँ पर पोल है, यहाँ से हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सभी डिस्टेंसेस जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। और अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये पोल है, हम प्रिंसिपल इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सभी डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। वाई डायरेक्शन में अपवर्ड जो डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी और डाउनवर्ड जो डिस्टेंसेस होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो एक तरीके से वो एक्स वाई वाला सिस्टम ही बन गया। आप हमेशा ध्यान रखना कि मिरर आपको इसी तरीके से रखना है, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा इधर ही रहेगा, इंसिडेंट रे हमेशा इधर से ही आएंगी। तो ये आपका ओरिजिन होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। देयर इज नो कन्फ्यूजन अबाउट दैट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर हमने इस साइन कन्वेंशन के बेसिस पे देखा था कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है उसकी, कॉन्वेक्स मिरर हम कैसे बनाते हैं, अगर यहाँ पर बनाए तो हम कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से बनाते हैं, है ना। बाहर वाली साइड अपन क्या रखते हैं, रिफ्लेक्टिंग रखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर अगर अपन इस तरीके से बनाते तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता, पोल से अपन इंसिडेंट रे की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हमने देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर
पॉजिटिव फोकल लेंथ और पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला होता है। ध्यान रखना, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो समझ जाना कौन से मिरर की बात करी जा रही है, कॉन्वेक्स मिरर की बात करी जा रही है। और वही बात करें कॉनकेव मिरर की, है ना, तो कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होती है। ये मैंने कॉनकेव मिरर ही बना रखा है, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए इधर जाना पड़ेगा। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव हो जाएगी। और फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारा वेपन नंबर 6 है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ दिस चैप्टर। दिस यू विल हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब हम कर लेते हैं एक डेरिवेशन। यहाँ से हमारी बेसिकली आज की क्लास जो है वो चालू होगी। अभी तक हमने हथियार इकट्ठे करे थे, कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी है। अब हम थोड़े से रियल मटेरियल के ऊपर आते हैं जो कि बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। तो हमने कौन सा वाला मिरर लिया है यहाँ पर, एक कॉनकेव मिरर लिया है, ठीक है। तो हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया। अब हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। सो ये जो हमने रखा है ना, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो हम चाहते हैं कि इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इमेज को ट्रेस करेंगे। तो उसके रूल्स जो हैं वो बड़े आसान हैं। क्या हैं उसके रूल्स, आपके ऑब्जेक्ट का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी इमेज बना लो। और उसकी इमेज बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, दो रेज चूज करते हैं, ठीक है। तो हम इस वाले पॉइंट से दो रेज निकलते हुए शो करेंगे और हम देखेंगे कि इन दोनों रेज का रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हश्र होता है, ठीक है। अब यही दो रेज क्यों चुनते हैं उसका भी कारण मैं बताता हूं। हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाएगी, ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है भाई। वैसे तो हम रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाते हैं, पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करते हैं, फिर उतना ही एंगल बनाते हुए हम रिफ्लेक्टेड ड्रॉ करते हैं, ठीक, रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पर हमें वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्ट पता है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी तो वो पक्का कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। वो पक्का कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। तो हमें नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी रे हम लेते हैं जो कि पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, जो कि पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। अब यहाँ पे भी हमें नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ही किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और उतना ही एंगल बनाते हुए हम रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर देंगे। तो इस रे का रिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो गया और इस वाली रे का रिफ्लेक्शन इधर की तरफ हो गया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाली रे और ये वाली रे कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पर। तो ये वाली पॉइंट हमारी बन गई एक तरीके से इमेज। तो मैंने कल की क्लास के अंदर बताया था कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से सारी की सारी इंसिडेंट रेज डाइवर्ज होती है ना। और कल मैंने बताया था इमेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज कलेक्ट हो रही होती है। तो यहाँ पर कलेक्ट हो रही है हमारी, यानी कि हमारे उस पॉइंट की इमेज बन गई। तो सिमिलरली हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स की इमेज बनाएंगे तो हमें फाइनल इमेज कुछ इस तरीके से बनते हुए दिखाई देगी। तो हमने ये इमेज को क्या कर लिया, ट्रेस कर लिया, ठीक है। अब ये तो सबको पता ही है कि पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उसको बाय कन्वेंशन u लिखा जाता है, पोल से जो इमेज की डिस्टेंस है उसको बाय कन्वेंशन v लिखा जाता है, और फोकल लेंथ को बाय कन्वेंशन अपन f लिखते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम u, v और f के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। टारगेट हमारा ये है कि अगर हमें मिरर की फोकल लेंथ पता हो और हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है ये पता हो, तो हम आसानी से यूजिंग मैथमेटिक्स ये पता लगा सकते हैं कि उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो इसलिए हम ये मिरर फॉर्मूला क्या करना चाहते हैं, डिराइव करना चाहते हैं। मकसद हमारा ये है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, वो हमारा सेकंड मकसद है। तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करना है। बस आपकी डेरिवेशन अपने आप ही हो जाएगी।
तो जब से पहला पेयर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रायंगल है हमारा ए बी एंड पी। तो ये वाला ट्रायंगल हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसका एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल अल्फा है। और ऐसे एक ट्रायंगल है हमारा ए डैश बी डैश एंड पी, ये भी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल अल्फा है। तो अगर दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स सेम हो जाते हैं तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाते हैं। तो हमें पहला पेयर तो मिल गया हमारा। पहला पेयर कौन सा है हमारा, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड पी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे इसकी हमने साइड उठा ली ए डैश बी डैश, तो इसकी साइड कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी ए बी। जैसे इसकी साइड हमने उठा ली, जो बेस है वो हमने उठा लिया ए डैश पी, तो इसका जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, ए इंटू पी हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल जाएगी। दूसरा वाला पेयर ढूंढते हैं हम, दूसरा वाला पेयर ढूंढते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। तो एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ए डैश बी डैश एफ, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा पी एम एफ, ठीक है। ये पी एम जो है वैसे तो कर्व्ड है, बट इसको आप नियरली स्ट्रेट लाइन मान सकते हो। तो ये भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है पी एम एफ। अब दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री है और दोनों के ये वाले एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अगेन दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स सेम हो गए तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो हमें दूसरा वाला पेयर भी मिल गया। कौन सा वाला पेयर मिला हमें, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्रायंगल पी एम एफ। ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो जैसे इसकी साइड हमने उठा ली ए डैश बी डैश, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी पी एम, ठीक है। इसका बेस हमने उठा लिया ए डैश एफ, तो इसका जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। अब नोटिस करो कि हमारा जो ये पी एम है, ये हमारा जो पी एम है वो किसके इक्वल है, हमारे ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो हम पी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। वाई, बिकॉज वी नो दैट पी एम इज इक्वल्स टू ए बी। इसी तरीके से जो हमारा ए डैश एफ है उसको केयरफुली देखोगे तो लिखा जा सकता है ए डैश पी माइनस पी एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो नाउ फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम गौर से देखेंगे तो हम देखेंगे कि दोनों की एक एक साइड्स जो है वो आपस में इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड दोनों की एक एक साइड्स आपस में इक्वल है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए डैश पी डिवाइडेड बाय ए पी ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डैश पी माइनस पी एफ डिवाइडेड बाय पी एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब नोटिस करना यहां पर साइन कन्वेंशन कहां पर काम आएगा। तो हम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर नोटिस करेंगे तो हमारा जो ए डैश पी है, ए डैश पी का मतलब है पोल से इमेज की डिस्टेंस, और हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हो जाएगी माइनस वी। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं किसकी, ए पी की, मतलब पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी माइनस यू। और हम बात कर रहे हैं पी एफ की, तो हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है माइनस एफ कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन लगाया है हमने। अगर आप नोटिस करोगे तो हमारी इंसिडेंट रे जा रही है इस डायरेक्शन में और हमें पोल से इमेज की तरफ जाने के लिए भी इधर चलना पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए भी इसके उल्टा चलना पड़ रहा है और फोकस की तरफ जाने के लिए भी उल्टा चलना पड़ रहा है। इसलिए तीनों ही हमारे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव हो जाएंगे। और जब हम तीनों वैल्यूज़ को रखेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो ए डैश पी की जगह मैंने रख दिया माइनस वी, ए पी की जगह मैंने रख दिया माइनस यू, इज इक्वस टू ए डैश पी की जगह मैंने रख दिया माइनस वी, पी एफ की जगह रख दिया माइनस एफ और पी एफ की जगह रख दिया माइनस
एफ। तो इस नेगेटिव साइन से इस नेगेटिव साइन कट गया है, इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का वी एफ, इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का यू वी, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। एंड u को प्लस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यू एफ। तो यू वी को अगर अपन एक साइड पे ले जाएं और वी एफ को अपन दूसरी साइड पर ले जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का रिलेशन आएगा, v प्लस यू टाइम्स एफ इज इक्वल्स टू यू वी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो f को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ऐसे u v को इधर ले जाएंगे तो हमारा फाइनल रिलेशन आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और यही हमारी क्या कहलाती है, मिरर इक्वेशन कहलाती है। तो हम बड़ी आसानी से मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। तो अब हम इसको एज ए फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट हथियार है, मतलब वेपन नंबर 7, वो तैयार हो चुका है, और वो है हमारा मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमारे पास में आ चुका है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो जनरली आपको मिरर के लिए फोकल लेंथ गिवन होती है और u गिवन होता है, और आप v फाइंड आउट करते हो। या यूँ मान लो कि इस फॉर्मूला के अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, तो कोई से भी 2 गिवन होंगे और तीसरा आपसे पूछा जाएगा। नाउ हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में, और अभी हम यहाँ पर वर्टिकल मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमारी इमेज जो है वो छोटी होगी, बड़ी होगी, इक्वल साइज की होगी, ये हमें इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमारा जो पिछला वाला डायग्राम था, ठीक है, उसके अंदर हाइट ऑफ इमेज का मतलब क्या था, हमारा a डैश b, है ना, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या था, हमारा ए बी। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन होगा वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ए बी। और ये जो a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ए बी है, ये खुद किसके इक्वल है, a डैश p डिवाइडेड बाय ए पी के इक्वल है। a डैश p का मतलब हो जाएगा माइनस v और ए पी का मतलब हो जाएगा माइनस यू, और नेगेटिव साइन यहाँ पर चल ही रहा था। तो एक बार वापस से लिख देता हूँ मैं, m जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, a डैश b डैश नेगेटिव का डिवाइडेड बाय ए बी। a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ए बी किसके इक्वल है, a डैश p डिवाइडेड बाय ए पी, नेगेटिव साइन चल ही रहा है, और नेगेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ u, तो फाइनली आ जाएगा माइनस v अपॉन u। तो ये हमारे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा कि हमारा मैग्नीफिकेशन जो होता है, अगर हमें u और v पता हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस v अपॉन u हो जाएगी। इसके 2 और फॉर्मूलाज भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और आप खुद डिराइव कर सकते हो उनको, तो वो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना। हमारे मैग्नीफिकेशन को अगर फोकल लेंथ और u की फॉर्म में लिखना हो, जो कि हमारे सबसे ज़्यादा काम में आएगा, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं f अपॉन f माइनस यू। और अगर हमें फोकल लेंथ और v की फॉर्म में लिखना हो तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं f माइनस वी अपॉन f। तो ये हमें मैग्नीफिकेशन के सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो पता होने चाहिए, मतलब जब जिसकी रिक्वायरमेंट हो तब हम वो फॉर्मूला लगा सकें। अगर हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें v और u गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें f और u गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर हमें f और v गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक डिराइव करके बता देता हूँ। जैसे हमारा 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल है, 1/f के इक्वल है। मैं थ्रू आउट अगर इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। 1 को उधर ले जाऊंगा तो v/u बन जाएगा आपका v/f माइनस 1, यानी कि v माइनस f/f। तो मेरा मैग्नीफिकेशन है नेगेटिव ऑफ v/u, यानी कि नेगेटिव साइन को यहाँ पर रखने का मतलब है, इस जगह पर नेगेटिव साइन को v माइनस एफ पर नेगेटिव साइन को रखने का मतलब है उसका ऑर्डर चेंज कर दो, तो f माइनस वी डिवाइडेड बाय f। कुछ इस तरीके से हम हमारा फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो ये आप खुद से एक बार ट्राई करना, और वैसे तो आपको ये फॉर्मूलाज जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप आसानी से इनको
यूज कर सकते हो। तो ये हमारा वेपन नंबर 7 हो गया। दिस इज आवर वेपन नंबर 7। और हमें ध्यान रखना है कि हमेशा हमें वैल्यूज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रखनी है हमेशा। जैसे अभी मैंने फॉर्मूला डिराइव करा था तो कितना ख्याल रखा था साइन कन्वेंशन का, ठीक है ना। ठीक है, तो जब भी आप इन फॉर्मूलाज को यूज करना चाहते हो हमेशा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑफ वैल्यूज रखोगे। और जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है उसके बेसिस पे हमें नेचर ऑफ इमेज जो है वो पता पड़ जाएगा। अगर हमारे मैग्निफिकेशन की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, एक बार साइन हटा देना, केवल और केवल मैग्नीट्यूड को देखना, तो अगर हमारे मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, यानी कि हमारी इमेज जो है वो डिमिनिस्ड इमेज है, छोटे साइज वाली इमेज है कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट, राइट। अगर हमारे m की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है तो हमारी जो इमेज होगी वो एनलार्ज्ड इमेज होगी, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी होगी। अगर हमारा मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब हमारी इमेज इन्वर्टेड होगी, ठीक है। सिर ऊपर टांगे नीचे हुआ करती है तो इमेज की टांगे ऊपर सिर नीचे हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो हमारी इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। जिस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ उसी तरीके से आपका इमेज भी रखा हुआ होगा, इमेज भी बना हुआ होगा, ठीक है ना। ये आप आसानी से पता लगा सकते हो। तो ये चारों हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल बनेंगे। हमें जब भी इमेज की नेचर के बारे में बोला जाएगा तो हम सम हाउ मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करेंगे और उसकी वैल्यू को देख के हम पता लगाएंगे कि हमारी जो इमेज है वो डिमिनिस्ड होनी चाहिए या एनलार्ज्ड होनी चाहिए और इन्वर्टेड होनी चाहिए या इरेक्ट होनी चाहिए। ध्यान रखना, जब आपका ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ रहता है तो आपकी इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो हमेशा रियल इमेज होती है और आपकी इरेक्ट इमेज जो होती है वो हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब आप बोलोगे सर हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने ही तो होगा, कैसी बात कर रहे हो आप, ऑब्वियस सी चीज़ बोल रहे हो। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रियल ऑब्जेक्ट ना होके वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, ठीक है ना। तो हमने वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो उस केस में उल्टा काम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है कि इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होंगी या इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होगी। हाँ, जनरली जिन केसेस के साथ हम डील करते हैं जो प्रैक्टिकल केसेस हैं उसमें हम ये देखेंगे कि इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो हमेशा रियल होती है और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा वेपन नंबर 7 हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे इमेज फॉर्मेशन की, कि कॉनकेव मिरर के अंदर डिफरेंट केसेस में कैसी इमेज बनेगी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में डिफरेंट केसेस में कैसी इमेज बनेगी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं जिसकी फोकल लेंथ कितनी है -10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अब अपन अलग अलग कंडीशन में देखते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय -10 माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी। अब हम अगर किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो ओवरऑल हमारा आंसर कितना आता है, 0। ओवरऑल हमारा आंसर कितना आता है, 0 आता है। इसका मतलब हमारी जो इमेज होगी, इसका मतलब जो हमारी इमेज होगी वो पॉइंट साइज्ड इमेज होगी, पॉइंट साइज्ड इमेज होगी। अब पॉइंट साइज्ड इमेज जो होती है ना, उसके लिए ये बोलना कि वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है लाजमी नहीं है, क्योंकि उसकी जो शेप है वो पॉइंट शेप है, ठीक है ना। हाँ, बाकी हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि हमारी इमेज जो होगी वो रियल इमेज होगी, रियल इमेज होगी। अब रियल इमेज है तो आप बोल सकते हो कि वो इन्वर्टेड होगी, अगर आपको देखना चाहे तो उसको, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बोल सकते हो, ठीक है ना। बट पॉइंट साइज्ड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला केस तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया। जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो आपकी जो इमेज है वो किस तरीके की होती है, पॉइंट साइज्ड इमेज होती है। अच्छा, कहाँ बनती है, तो इस केस में ये कहाँ बनेगी, फॉर्म्ड एट फोकस। कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। भाई हमारा m 0 आ रहा है ना, u इन्फिनिटी है, तो v कितना होना चाहिए हमारा,
वैसे तो कोई भी फाइनाइट नंबर हो सकता है, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि v की वैल्यू कितनी आती है, f आती है। भाई m का एक फॉर्मूला ये भी तो था, f माइनस वी अपॉन एफ। अब ये ज़ीरो केवल और केवल तभी आएगा जब v खुद कितना हो, जब v खुद कितना हो माइनस f के इक्वल हो। ठीक है ना भाई, हमारा फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है, तो v भी हमारा कितना होना चाहिए, -10 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब जाके आपस में कैंसिल आउट करेंगे और हमारा मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला के थ्रू बता रहा हूँ, मैं रे डायग्राम के थ्रू नहीं बता रहा, मैं फॉर्मूला के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं बियॉन्ड सी। तो सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमारी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा, -20 सेंटीमीटर पर होगा। तो उससे भी थोड़ा दूर रखते हैं, मतलब -25 सेंटीमीटर पर अपन रखते हैं। u हमेशा नेगेटिव होता है, पता है ना, u हमेशा नेगेटिव होता है, मिरर के सामने रखते हो। हमेशा ऑब्जेक्ट से आपकी जो इंसिडेंट रेज हैं वो मिरर की तरफ आएंगी, तो मिरर से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए आपको हमेशा उनके उल्टे डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, इसलिए u जो होता है वो नॉर्मली नेगेटिव होता है। ठीक है ना, अगर हमारा रियल ऑब्जेक्ट है तो। चलो, तो इस केस में m की वैल्यू कितनी आएगी, इस केस में m की वैल्यू आएगी -10 सेंटीमीटर, -10 माइनस ऑफ -25, तो -10 डिवाइडेड बाई +25 हो जाएगा। +25 -10 करेंगे तो कितना बचेगा आपका, +15 बचेगा, यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 3। तो हम देख रहे हैं कि हमारे m की वैल्यू एक तो लेस देन 1 है, जो हमारी m की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, और m हमारा क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है, इसका मतलब हमारी इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, है ना। और m की वैल्यू लेस देन 1 होने का मतलब है हमारी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। कैसी इमेज होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल इमेज होती है। तो ये हमारे इमेज का नेचर हमें पता पड़ गया। और अगर आपसे पूछे कि कहाँ बनेगी, तो जब आप बियॉन्ड सी रखते हो तो बिटवीन f एंड c, f और c के बीच में आपकी क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो होता है -v अपॉन u। अब वो लेस देन 1 तभी आएगा ना जब v आपका छोटा हो और u आपका बड़ा हो। तो अगर आप बियॉन्ड c रख रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जो इमेज है वो लेस देन c पर बननी चाहिए, फोकस और c के बीच में बननी चाहिए, तब जाके आपके सारे के सारे केसेस आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं हमारे एग्जैक्टली c पर अगर इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, यानी कि एग्जैक्टली u इज इक्वल टू -20 पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, तब क्या होगा। तो तब हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा -10 माइनस ऑफ -20, तो ये हो जाएगा -10, ये बन जाएगा +20, -10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका +10, कैंसिल आउट होके इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। तो एक तो हमारा m की जो वैल्यू है वो 1 है, इसका मतलब ना हमारी इमेज डिमिनिश्ड है ना एनलार्ज्ड है, सेम साइज की इमेज बन रही है, सेम साइज की इमेज बन रही है। दूसरा m हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है, इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज है, और इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, रियल इमेज होती है, हमेशा रियल होती है। और कहाँ पर बनेगी, वापस से c पर ही बनेगी। क्यों, क्योंकि हमारे m की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि v अपॉन u जो है वो 1 है, यानी कि जितना v होगा उतना का उतना ही u होगा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। अब हम बात करते हैं बिटवीन c एंड f, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बट 20 सेंटीमीटर से कम, तो हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने u की वैल्यू ले ली -15, देखते हैं m की वैल्यू कितनी आएगी। तो -10 माइनस ऑफ -15, तो ये आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय +5, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। तो आप देख रहे हो कि m की वैल्यू आपकी बार ग्रेटर देन 1 है ना, इसका मतलब आपकी एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, आपकी बार एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। साथ ही साथ में m अभी भी नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज जो है वो अभी भी कैसी है, इन्वर्टेड एंड रियल है। और पूछा जाए कहाँ पर बनेगी, तो बिटवीन, अब की बार ये बियॉन्ड c बनेगी, नॉट बिटवीन, अब की बार ये बियॉन्ड c बनेगी। जब बियॉन्ड c ऑब्जेक्ट था तो बिटवीन c एंड f आपकी इमेज बन रही थी,
और जब बिटवीन सी एंड एफ आपका ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ये भी हमारा बहुत ही आसान केस हो गया, ठीक है ना। फिर हम एग्जैक्टली कहाँ पर आ जाते हैं, फोकस पर आ जाते हैं। मतलब u की वैल्यू हम कितनी रख देते हैं, -10, तो हमारा मैग्नीफिकेशन हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय -10 माइनस ऑफ -10, तो ये हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 0 मतलब इन्फिनिटी। तो हमारा m इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो इनफाइनाइट साइज की बनेगी, इनफाइनाइट साइज की इमेज बनेगी, तो इन्फिनिटली लार्ज इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। अब इमेज होगी कैसी, अगेन इन्फिनिटली लार्ज इमेज जो होगी उसके बारे में हम ये कह नहीं सकते कि वो इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, बट फिर भी अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे कि आपकी इमेज अभी भी इन्वर्टेड होगी और रियल इमेज होगी, ऐसा आप कह सकते हो, ऐसा आप कह सकते हो, बाकी कहना सही तो नहीं है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कॉन्केव मिरर के लिए कि हमारी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन फोकस एंड पोल रखा हुआ है, फोकस से पोल के बीच में रखा हुआ है। जैसे u की वैल्यू हमने ले ली -5 सेंटीमीटर, तो इस केस में m आएगा -10 माइनस ऑफ -5, मतलब -10 डिवाइडेड बाय -5। पहली बार हमारा मैग्नीफिकेशन जो आ रहा है वो +2 आ रहा है। अब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हमारी एनलार्ज्ड इमेज बन रही है ना। और m आपका पहली बार क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज जो है वो इरेक्ट है, और साथ ही साथ में इरेक्ट इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है। तो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, बिहाइंड द मिरर आपकी इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर जो है वो आपकी इमेज बनेगी, ये आप आसानी से पता लगा सकते हो। तो ये सारे के सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए, ये सारे के सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए, और ये हमें पता होने चाहिए, मतलब हमारे दिमाग के अंदर होने चाहिए कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा होने पर कहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो इसका केस तो बड़ा आसान है। तो हमारी फोकल लेंथ हम ले लेते हैं +10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ हो, मतलब u की वैल्यू आप नेगेटिव ऑफ समथिंग ले सकते हो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है ना। आपका m क्या आएगा, फोकल लेंथ आपकी है +10 माइनस ऑफ -x, तो ये आ जाएगा आपका +10 प्लस x। तो आप देख रहे हो कि ये वाला नंबर भी पॉजिटिव है, ये भी नंबर भी पॉजिटिव है, और ये नंबर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा m भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब m पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब हमारी इमेज कैसी होगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, ठीक है। साथ ही साथ में हमारा m जो है वो <1 होगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाला नंबर ज़्यादा है और ऊपर वाला नंबर कम है, इसका मतलब हमारी इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड इमेज होगी, इसका मतलब हमारी जो इमेज है वो डिमिनिश्ड इमेज होगी। तो ध्यान दो, अगर हमारी इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल है और डिमिनिश्ड इन साइज है, तो समझ जाना हम कौन से वाले मिरर की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। जबकि अगर आपकी इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल है बट एनलार्ज्ड है, ध्यान दो, उधर भी इरेक्ट एंड वर्चुअल थी बट डिमिनिश्ड थी, इधर भी इरेक्ट एंड वर्चुअल है बट एनलार्ज्ड है, तो हम कौन से वाले मिरर की बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट है बट बहुत काम का पॉइंट है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्वेश्चन में कहा जाता है कि इमेज जो बन रही है वो इरेक्ट है, ठीक है, एंड वर्चुअल है, और आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दे दी जाती है, और आप यही ढूंढते रह जाते हो कि कौन से वाले मिरर के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है। तो अब आपके पास में पहचानने का तरीका आ गया, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज अगर डिमिनिश्ड है तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करी जा रही है, एंड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज अगर एनलार्ज्ड है तो कौन से वाले मिरर की बात करी जा रही है, कॉनकेव मिरर की बात करी जा रही है। यहाँ तक की बात आ गई हमें समझ में। तो हमने कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज किस तरीके से बनेगी वो भी आसानी से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको साउंड बनाया जा सके, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हमें दे रखा है ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर,
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो मिरर है वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। मिरर है वो कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। इसका मतलब हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। इसका मतलब हमें यू भी गिवन है, कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट हमेशा, ठीक है, किस तरीके से रखा जाता है कि वहां से इंसिडेंट रेज मिरर की तरफ आती है और मिरर से ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए आपको उनके उल्टे डायरेक्शन में चलना पड़ता है। तो हमें यू पता पड़ गया है ना। और हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है कि बताओ हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी। ठीक है, तो देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को रिलेट करता है मैग्निफिकेशन। तो अगर हमें मैग्निफिकेशन दिया होता तो हम ये सवाल आसानी से कर देते, बट वो तो हमें दिया हुआ नहीं है। बट हमें अदर तरीके से मैग्निफिकेशन निकालना बताया गया है। तो हमारे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f डिवाइडेड बाय f माइनस यू। तो हमें फोकल लेंथ कितना दे रखा है, पॉजिटिव 12.5, पॉजिटिव 12.5 माइनस -40। तो ये आ जाएगा आपका 12.5 डिवाइडेड बाय 52.5। पॉइंट से पॉइंट चला गया, ये 5 बार चला गया और ये 21 बार चला गया। ठीक है ना, ये आपका 21 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5/21। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारी हाइट ऑफ इमेज जो होगी हो जाएगी 5/21 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि HI की वैल्यू हो जाएगी 5/21 टाइम्स 7.5। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.87 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, केवल और केवल आपसे जो हथियार आपको सिखाए गए हैं उन्हीं को लगाना है, कुछ नया नहीं है फिजिक्स के अंदर यार, यही बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन में दे रखा है फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें मिरर कैसा दे रखा है, कॉन्केव, और कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। बस यहीं पर यही वाला हथियार आपको लगाना था, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नाउ पूछा गया है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, इसका मतलब हमसे u पूछा जा रहा है। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। सो दैट अ रियल इमेज ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, बट रियल है। अब आपको पता है रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और इन्वर्टेड का मतलब अगर अपन साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो हमें HI को क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। बस यहीं तक हमारा काम था। अब हमारी चीज़ें बहुत ही आसान हो गई। तो सबसे पहले हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है, HI डिवाइडेड बाय HO। HI की वैल्यू -1 सेंटीमीटर है और HO की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो हमारा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा -1/4। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होता है, F/F माइनस यू। तो वैल्यू रखते हैं -1/4 इज इक्वल टू -12 माइनस ऑफ यू। तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन चला गया, तो यहाँ पर आएगा -12 माइनस यू इज इक्वल टू 48। तो u की वैल्यू आ जाएगी, 48 को ले जाएंगे एक तरफ, u को ले जाएंगे एक तरफ, तो -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। तो हमारे ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पर रखना है, 60 सेंटीमीटर पर रखना है। नेगेटिव साइन मैंने बताया था ना, u हमेशा रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए नेगेटिव होता है। तो हमारा आंसर हमें पता पड़ गया, 60 सेंटीमीटर हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमें पूछा गया है
फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 50 सेंटीमीटर। तो अगेन हमें कॉन्केव मिरर के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि हमारी जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, हमें दे रखी है, तो हमने 50 सेंटीमीटर डेटा इकट्ठा कर लिया। वेयर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी कि हमें पूछा जा रहा है कि u की वैल्यू कितनी होगी, सो दैट इट्स इमेज इज 2 टाइम्स मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो यानी कि m की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, -2 दे रखी है, ट्वाइस है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, यानी कि हमारा m क्या है, नेगेटिव है। चलो, तो फॉर्मूला होता है हमारे m का f/f - u, हमें दे रखा है -2, f हमें दे रखा है -50, -50 - u, नेगेटिव से नेगेटिव साइन चला गया। ठीक है, 2 से 50 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो -50 - u इज इक्वल्स टू 25, तो u की वैल्यू आ जाएगी -75। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। नाउ वेपन नंबर 8, ठीक है, रेयरली पूछा जाता है नीट के अंदर, बट फिर भी बहुत ही आसान कंसेप्ट है, तो हम इसको कवर कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन की। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा मिरर रखा हुआ हो इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा हो गया मिरर, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अब की बार एक लीनियर ऑब्जेक्ट नहीं है, अब की बार वो कैसा है, एक एरियल ऑब्जेक्ट है इस तरीके का, और इसको ऐसे रखा गया है कि इसका जो प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल है। तो जैसे इसकी लेंथ अपन ले लेते हैं L और इसकी ब्रेड्थ अपन ले लेते हैं B, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, L × B हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी लेंथ जो है मैग्नीफाइड होके कितनी हो जाएगी, m × L हो जाएगी। ऐसे हमारी ब्रेड्थ जो है वो भी तो लीनियर शेप है, तो वो भी मैग्नीफाइड होके m × B हो जाएगी। तो हमारा एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, L-B', यानी कि m² × L × B, यानी कि m² टाइम्स एरिया। तो ये हमारा सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होता है। तो अगर हमें मैग्निफिकेशन पता है m, तो उसका स्क्वायर कर दो आप, तो आपको क्या पता पड़ जाएगा, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन पता पड़ जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर हथियार के तौर पे इकट्ठी करी है कि अगर आपकी कोई शीट जिसकी लेंथ L हो, ब्रेड्थ B हो, या डायरेक्ट एरिया भी दिया जा सकता है, केप्ट नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल डायरेक्शन के, उसका जो प्लेन है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल डायरेक्शन में है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा। उसका एरिया जो है वो m² टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन देख लो एक बार, ठीक है। अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, तो हमें साइड 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमें u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -25 सेंटीमीटर दे रखी है। फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो कॉन्केव मिरर है इसलिए हमारी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हमें उसकी वैल्यू दे रखी है। तो क्या हम u और f की वैल्यू से m निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास में f/f - u, f की वैल्यू -10 -25, यानी कि -10 / 15, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2/3। ठीक है, अभी अभी हमने देखा था कि हमारा जो एरिया होता है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, m² टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा जो नया एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4/9, और हमारा एरिया कितना है 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो नया वाला जो एरिया होगा, मतलब इमेज का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। कोई दिक्कत थोड़ी ना यार, आसानी से हो रहे हैं ना क्वेश्चन। हथियार, ये हथियार वर्ड जो है ना, इसको दिमाग के अंदर बिठा लो। सुभाष सर पहली बार फिजिक्स को आपको इस तरीके से समझा रहे हैं कि आपको लड़ाई लड़नी है, आपके पास में बहुत शानदार हथियार है, इसीलिए मैं फिजिक्स को PUBG से कंपेयर करता हूँ, ठीक है ना, और कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पर भी हमें वेपन्स चलाने होते हैं, ठीक है ना। नाउ वेपन नंबर 9,
क्या है हमारा वेपन नंबर 9? इट इज अबाउट लेटरल मैग्निफिकेशन या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, नॉट लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो गया? मान लो हमारा मिरर जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सपोज करो ये इसका पॉइंट ए है, ये इसका पॉइंट बी है, ये इसका पॉइंट ए है और ये इसका पॉइंट बी है। अब मान लो हमारे पॉइंट ए की इमेज बनती है यहाँ पर, ठीक है, ए डैश, और पॉइंट बी की इमेज बनती है यहाँ पर, ये पॉइंट हो गया बी डैश। तो अब की बार हमारे इमेज की लेंथ भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इस मैग्निफिकेशन को ही अपन क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और इसको निकालना तो बड़ा ही आसान है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ ए बी है, वो ऑब्वियसली मैग्नीफाई हो जाएगा। मतलब मैग्नीफाई का मतलब है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। उसके मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? हम पॉइंट ए की इमेज पता लगा लेंगे और हम पॉइंट बी की इमेज पता लगा लेंगे कहाँ पर बन रही है। तो जहाँ पर ए की इमेज बन रही है और जहाँ पर बी की इमेज बन रही है उसका डिफरेंस ले लेंगे हम। ऐसे जहाँ पर ए था और जहाँ पर बी था उसका डिफरेंस ले लेंगे। तो ये तो हमारी पहले वाली लेंथ आ गई और ये हमारी बाद वाली लेंथ आ गई, और दोनों का अगर हम रेशियो लेंगे तो हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेते हो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगा लेना, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ कोई सिग्निफिकेंटली ज़्यादा नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा वो नॉर्मल जो मैग्निफिकेशन था हमारा हाइट वाला मैग्निफिकेशन, उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और ये रिजल्ट हमें कहाँ से मिला? ये रिजल्ट मिला हमें डिफरेंशिएशन का यूज़ करने से। कहाँ से मिला है? डिफरेंशिएशन का यूज़ करने से मिला है। हमारा 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होता है? 1/f के इक्वल होता है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नेगेटिव 1/v स्क्वायर dv हो जाएगा, ये नेगेटिव 1/u स्क्वायर du हो जाएगा, और 1/f का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि फोकल लेंथ आपकी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर dv डिवाइडेड बाय du की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो हो जाएगी नेगेटिव v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। dv का मतलब यही तो है ना कि जो आपका जो इमेज है उसकी लेंथ कितनी है। ये dv ही तो था एक तरीके से, डिफरेंस इन v, और ये du ही तो है एक तरीके से, डिफरेंस इन u। तो हमारा जो मैग्निफिकेशन था वो माइनस dv अपॉन du था, और उसकी वैल्यू माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, यानी कि m स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। इस तरीके से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो जब हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ सिग्निफिकेंटली ज़्यादा ना हो तो हम डायरेक्ट m स्क्वायर वाला फंडा यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हमें मैनुअली ये निकालना पड़ेगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमें u की वैल्यू गिवन है, कितनी हो गई? -10 सेंटीमीटर हो गई अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। एंड इट्स रियल इमेज, इमेज कैसी बन रही है? रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हमारी रियल इमेज बन रही है, इसका मतलब हमारा जो v होगा वो भी नेगेटिव होगा। कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर। तो क्या हम m निकाल सकते हैं? आप बोलोगे सर निकाल सकते हैं, -v अपॉन u फॉर्मूला होता है, माइनस v की जगह रखा -20, u की जगह रखा -10, तो आ गया आपका -2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -2 आ गई। अब देखो, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय 0.1 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट को मूव किया जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो एक तरीके से हम लेंथ की बात कर रहे हैं, एक तरीके से हम लेंथ की बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इमेज कितनी शिफ्ट हो जाएगी, तो हम एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। और हमने देखा था कि यार 0.1 सेंटीमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, 10 गुना छोटा है। तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि जो हमारा ml होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? m स्क्वायर के इक्वल, यानी कि -2 के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि 4 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल शिफ्ट होगा, यानी कि हमारा जो
लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कितना था 0.1, अब 4 टाइम्स कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, 0.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट हो सकता है। इसका कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -10 सेंटीमीटर पर और इमेज कहाँ पर बन रही है, -20 सेंटीमीटर पर बन रही है। इसको पकड़ो, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, -10 सेंटीमीटर पर और हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है, 20 सेंटीमीटर। हम टुवर्ड्स द मिरर जा रहे हैं, हम टुवर्ड्स द मिरर जा रहे हैं। तो आपने देखा था कि जैसे जैसे आपकी इमेज टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट होती चली जाती है, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट होता चला जाता है, वैसे वैसे आपकी जो इमेज है वो अवे फ्रॉम द मिरर शिफ्ट होती चली जाती है। जैसे आपने बियॉन्ड सी रखा था तो सी और एफ के बीच में बन रही थी, फिर सी पर आ गए थे तो फिर सी पर बनने लगी थी, और फिर जब सी और एफ तक चले गए थे तो ये और पीछे चली गई थी। तो जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट मिरर के पास में आता है वैसे वैसे इमेज क्या होती चली जाती है, पीछे शिफ्ट होती चली जाती है। तो हमें पता पड़ गया कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए। जब हम 0.1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर आएंगे तो हमारी इमेज 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर शिफ्ट हो जाएगी। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, आसानी से हमने कर दिया। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, और हमने रिफ्लेक्शन को कितने प्यारे तरीके से निपटा दिया ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आप जरूर कमेंट करोगे, मुझे पता है मजबूर हो जाओगे आप कमेंट करने के लिए। ठीक है ना, तो हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर in such a way that its end closer to the pole is 20 centimeter away from the mirror. ठीक है, the length of the image is, इमेज की लेंथ कितनी होगी। तो सिचुएशन हमें जो दे रखी है उसको एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं। हमें कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं फोकस और यहाँ पर ले लेते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें फोकल लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जो हमारी रॉड है 10 सेंटीमीटर की वो इस तरीके से रखी हुई है कि इट्स एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। कहने का मतलब फोकल लेंथ 10 पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पर होगा, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये इसका एंड ए हो गया और ये इसका एंड बी हो गया। तो अगर कोई पूछे कि बताओ ये जो ए वाला एंड है इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो ए वाला एंड कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसकी इमेज भी कहाँ पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। तो ए डैश तो हमारी यहीं पर बनेगी, ए डैश तो हमारी यहीं पर बनेगी। बात करते हैं बी की, तो बी हमारा बियॉन्ड सी है, तो ऑब्वियसली इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, बिटवीन सी एंड एफ बननी चाहिए। तो बिटवीन सी एंड एफ बननी चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा बी डैश। तो ये हमारे इमेज की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। तो हमें ए और ए डैश तो पता है एग्जैक्टली कहाँ पर है, 20 सेंटीमीटर पर है। हमें बी भी पता है, बी की जो लोकेशन है वो कितनी हो जाएगी, 20 तो यहाँ तक हो गई इस पॉइंट तक और 10 सेंटीमीटर खुद की लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम बी की इमेज के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फॉर इमेज ऑफ बी। तो हमें u कितना गिवन है, -30 सेंटीमीटर है ना। हमें f कितना गिवन है, कॉनकेव मिरर है तो -10 सेंटीमीटर। तो 1/v प्लस 1/u किसके इक्वल होता है, 1/f के इक्वल। तो 1/v प्लस 1/-30 इज इक्वल टू 1/-10। तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/30 माइनस 1/10, यानी कि -2/30 यानी कि -1/15। तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी -15 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ पर बन रहा है, 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है। और ये वाला पॉइंट कहाँ पर था, 20 सेंटीमीटर पर था। तो ये वाली जो लेंथ होगी
वो कितनी हो जाएगी, यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 15 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यार यही है, तो ये हमारी सेकंड क्लास थी एंड दिस वाज द रियल फील ऑफ मिरेकल सीरीज। ये है हमारी मिरेकल सीरीज, ये है हमारा पढ़ने का तरीका। तो आपने देखा कि कितनी ईज आपको महसूस हुई होगी, ठीक है। तो बच्चों हम पूरे 60 दिन तक बिल्कुल यही एटीट्यूड जो है वो रखते हुए पढ़ाई करेंगे। बाकी तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना है, और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसको यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है ना। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, क्योंकि पढ़ाई आपको करनी है, फ़ायदा आपका हो रहा है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप डेडिकेटेडली क्लास अटेंड करते रहोगे, और फिजिक्स का जो आपका डर है आपको पता भी नहीं चलेगा कब ख़त्म हो जाएगा। यू विल स्टार्ट लविंग फिजिक्स। अभी तुम डर रहे हो, कुछ दिन बाद में तुम प्यार करने लगोगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे मिरेकल सीरीज़ की तीसरी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।